हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का जो सब्जेक्टिव एग्जाम होना है, अपना स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका है, सब्जेक्टिव एग्जाम अभी होना है। उसके लिए हम उत्तर लेखन अभ्यास कर रहे हैं। ये चौथी वीडियो है, आज चौथा प्रश्न हम करने जा रहे हैं। टोटल सिलेबस में अपने 6 इकाइयाँ हैं, उनमें से ये तीसरी इकाई के आज एक प्रश्न उठाएंगे हम। तीसरी इकाई है तुलनात्मक राजनीति, और इसमें हम विकास अविकास प्राश्रयता, ये प्राश्रयता वाला टॉपिक उठाएंगे। इस पे से देखेंगे कि क्या सवाल बन सकता है और क्या क्या सवाल आज तक यूपीएससी ने या किसी स्टेट पीसीएस ने या फिर जो नेट पहले होता था, नेट पहले सब्जेक्टिव होता था, तो सब्जेक्टिव एग्जाम जब नेट होता था उस समय भी इन टॉपिक्स पे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो सब हम कवर कर रहे हैं। तो आज देखते हैं इस टॉपिक को। तो ये सिलेबस वाइज हमने पूरे पूरे नोट्स अरेंज किए हुए हैं, और अपने अगर टॉपिक पे आज पहुँचे तो अधिनायकतावाद, फासीवाद आ गया, पीट हंटिंगटन आ गया, आधुनिकरण मॉडल, तुलनात्मक राजनीति का वो ठीक है, राजनीतिक संस्कृति, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर, संविधानवाद पर संकट। चलो ये रहा आज का प्रश्न अपना, ये है निर्भरता सिद्धांत के प्रमुख तर्कों की व्याख्या करें और विकासशील देशों में इसके प्रभाव का मूल्यांकन करें। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो अपनी होगी वो यही होगी कि प्रश्न के कितने भाग हैं वो देखने हैं। नंबर एक, यहाँ पे 2 भाग हैं। नंबर एक ये है कि निर्भरता सिद्धांत के प्रमुख तर्क बताने हैं हमें, और प्रश्न के दूसरे भाग में हमें बताना है कि जो विकासशील देश हैं उनमें इसके प्रभाव क्या पड़े हैं, उसका मूल्यांकन करना है। तो प्रश्न को हम 2 भागों में विभाजित करके उन दोनों भागों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर 10 नंबर का प्रश्न है तो दोनों में से 5-5 अंकों में से हमें पूरे पूरे नंबर मिले। तो उत्तर देखते हैं। एक ब्रीफ हमें इंट्रोडक्शन देना होगा, एक भूमिका देनी होगी उत्तर की। निर्भरता सिद्धांत यानी डिपेंडेंस थ्योरी विश्व आर्थिक असमानताओं को समझाने वाला एक प्रमुख नव मार्क्सवादी सिद्धांत है। यहाँ पे 2-3 कीवर्ड आगे हैं। नंबर एक, वैश्विक आर्थिक असमानताएं, विश्व में जो आर्थिक असमानताएं हैं ये कीवर्ड है। नंबर 2, नव मार्क्सवादी सिद्धांत, ये एक नव मार्क्सवादी सिद्धांत है नंबर 2। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो हमारे उत्तर में अपनी भूमिका में आने चाहिए, ताकि निर्भरता सिद्धांत से इसको कनेक्ट किया जा सके, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि जो जिसने आंसर लिखा है उसको अच्छे से टॉपिक के बारे में पता है। यह तर्क देता है कि विकासशील देश यानी जो परिधि में है, पेरिफेरी में है, संरचनात्मक रूप से विकसित देशों पर निर्भर हैं। तो कोर में है यानी केंद्र में है विकसित देश, और इसके चारों तरफ परिधि में है विकासशील देश। तो विकासशील देश जो हैं वो इस कोर के ऊपर, इन विकसित देशों के ऊपर निर्भर हैं, जिससे वे आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े रहते हैं। इसके कारण से ये जो विकासशील देश हैं ये पिछड़े रहेंगे, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। यह सिद्धांत मुख्य रूप से राउल प्रेबिस, एंद्रे गुंडर फ्रैंक, एजी फ्रैंक जिसको बोलते हैं, और थियोडोरनियो डास सैंटोस जैसे विचारकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे एजी फ्रैंक आप इंपॉर्टेंट है वो लिख के देखिए, वो जरूर होना चाहिए, और डॉस सैंटोस भी आपके उत्तर में इनका नाम होना चाहिए। तो इन विचारकों द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है सिद्धांत। तो इसके प्रमुख तर्क क्या है इस निर्भरता सिद्धांत के? भाई इन्होंने बोला पहले तो केंद्र और परिधि मॉडल है। हमने देखा कि केंद्र में विकसित देश है और परिधि में विकासशील देश हैं। तो राउल प्रेबिस ने द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका एंड द प्रिंसिपल्स प्रॉब्लम्स, जो 1950 में उन्होंने पुस्तक लिखी है, इसमें बताया कि विश्व अर्थव्यवस्था 2 भागों में बटी है। तो इस बुक का नाम याद रह जाए तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोई बात नहीं, सब कुछ याद नहीं रहता है, कोशिश कीजिए याद रह जाए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। तो विश्व अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा इन्होंने। नंबर 1 है केंद्र, नंबर 2 है परिधि। विकसित देश जो औद्योगिक उत्पादन और पूंजी नियंत्रित करते हैं, और विकासशील देश जो कच्चा माल और सस्ता श्रम प्रदान करते हैं, कच्चा माल भी देते हैं और सस्ता श्रम भी देते हैं।
अब एजी फ्रैंक, एंड्रे गुंडर फ्रैंक ने, इनकी भी एक किताब है द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, जो 1966 में लिखी है। इसमें तर्क दिया कि विकासशील देशों का पिछड़ापन उनके आंतरिक कारणों से नहीं है, बल्कि वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में उनके अधीनस्थ स्थिति होने के कारण है। जो ये वैश्विक पूंजीवादी स्थिति है, इसमें जो अधीनस्थ हैं, इनके केंद्र के जो अधीनस्थ हैं, वो स्थिति के कारण ये पिछड़े हुए हैं, ना कि इनके आंतरिक कारणों की वजह से। तो प्रमुख पहला तर्क तो ये है। दूसरा तर्क है असमान व्यापार शर्तें। प्रेबी सिंगर की परिकल्पना है ये। इसके अनुसार कच्चे माल की कीमतें समय के साथ घटती हैं, जबकि औद्योगिक उत्पादों की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे विकासशील देशों को व्यापार घाटा होता है। नंबर 3 है विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। थियोडोर डोस सेंटोस ने क्या, उनकी पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ डिपेंडेंस, 1970 में लिखी है। इसमें कहा कि विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती हैं और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता से वंचित करती हैं। विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो ऐसी कंपनियां जो अलग अलग राष्ट्रों में अपने पैर पसारे हुए हैं, वो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती हैं। विकासशील देशों में जैसे वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करेंगी, नियंत्रित करेंगी और उनको आर्थिक स्वतंत्रता से वंचित करेंगी। वो ज़्यादा आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं रह पाते वो देश, जहाँ पे भी ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी। तो विकासशील, अब ये क्वेश्चन का अपना दूसरा पार्ट है, विकासशील देशों में निर्भरता सिद्धांत का प्रभाव। नंबर 1, हम जानते हैं कि विकासशील देशों में उद्योगीकरण कम होता है, तो औद्योगिकरण की चुनौतियां। निर्भरता सिद्धांत के अनुसार विकासशील देशों का स्वतंत्र रूप से औद्योगिकरण करना मुश्किल है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं विकसित देशों के प्रभाव में है। विकसित देश उस पर कंट्रोल करते हैं उनकी अर्थव्यवस्था के ऊपर, इसलिए वहाँ पे औद्योगिकरण करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, ऋण जाल ना, लोन का जो जाल है, और आर्थिक अस्थिरता। तो हम देखते हैं कि विकासशील देशों में आर्थिक रूप से भी वो अस्थिर होते हैं और वो उनके ऊपर लोन का भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। IMF से, वर्ल्ड बैंक से उन्होंने लोन लिया होता है, लोन लेते भी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों को ऋण देती हैं, जिससे वे आर्थिक स्थिरता और ऋण जाल में फंस जाते हैं, आर्थिक अस्थिरता और ऋण जाल में फंस जाते हैं। नंबर 3, नीति निर्माण में विदेशी प्रभाव। विदेशी कंपनियां भारत आएंगी तो भारत के जो नीति निर्माण होंगे उस पर प्रभाव भी डालेंगी, क्योंकि हमें चाहिए वो विदेशी कंपनियां, वो हमें रोजगार भी दे रही हैं, वो हमारे आर्थिक विकास भी कर रही हैं, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कहीं ना कहीं नुकसान होता है अपनी अर्थव्यवस्था को। तो नीति निर्माण में विदेशी प्रभाव होता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे शक्तिशाली देश विकासशील देशों की आंतरिक नीतियों को प्रभावित करते हैं, जिससे वे स्वतंत्र आर्थिक निर्णय नहीं ले पाते। और नंबर 4, आत्मनिर्भरता के प्रयास। चीन और भारत जैसे देशों ने स्वदेशी औद्योगिकरण और व्यापार रणनीतियों को अपनाकर निर्भरता को कम करने का प्रयास किया है, क्योंकि इसी के द्वारा इसको कम किया जा सकता है। अब निर्भरता सिद्धांत की हम आलोचना भी बताएंगे, चूंकि 10 नंबर का सवाल आएगा तो हमें कुछ आलोचना भी बतानी चाहिए। तो इसकी कुछ आलोचक हैं, जैसे पीटर एवंस इसके आलोचक हैं, डिपेंडेंट डेवलपमेंट इन्होंने पुस्तक लिखी है। इसके बाद मिल्टन फ्रीडमैन भी इसके आलोचक हैं। तो ये हमें सैमुअल पी हंटिंगटन ने भी पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी में लिखा है। तो हम देखते हैं आलोचना क्या क्या है। नंबर 1, आधुनिक मुक्त व्यापार समर्थक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि निर्भरता सिद्धांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जटिलता को नकारता है। पीटर इवांस ने डिपेंडेंट डेवलपमेंट में तर्क दिया कि कुछ विकासशील देश जैसे दक्षिण कोरिया और ब्राज़ील वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था का उपयोग करके आर्थिक वृद्धि कर सकते हैं। कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिले हैं। कुछ लोग मतलब ये जो कह रहे हैं, जो मुक्त व्यापार समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि व्यापार मुक्त होना चाहिए विश्व में, उसके जो भी समर्थक है, वो जैसे पीटर इवांस ये कहते हैं कि ऐसे देश हैं जिनको भाई इससे फायदा भी हुआ है, जैसे दक्षिण कोरिया और ब्राज़ील। नंबर 2, नव उदारवादी विचारक तर्क देते हैं कि सरकार द्वारा व्यापार और निवेश को सीमित करने से आर्थिक विकास बाधित हो सकता है। मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि विकासशील देशों को वैश्विक बाजार का लाभ उठाने देना चाहिए बजाय इसके नियंत्रित करने के। नंबर 3, एकांगी दृष्टिकोण। आलोचक यह भी तर्क देते हैं कि निर्भरता सिद्धांत सभी विकासशील देशों को समान रूप से देखने की गलती करता है। कुछ देशों जैसे सिंगापुर और ताइवान ने बाहरी निवेश और व्यापार के लाभ उठाकर तीव्र विकास भी किया है,
नंबर 4, सामाजिक राजनीतिक कारकों की उपेक्षा। निर्भरता सिद्धांत का मुख्य रूप से आर्थिक असमानता पर केंद्रित रहता है और सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों को नजरअंदाज करता है। सैमुअल पी हंटिंगटन ने पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज 1968 में जो पुस्तक लिखी है उसमें कहा कि राजनीतिक विकास और संस्थागत स्थिरता भी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, केवल निर्भरता कम करना पर्याप्त नहीं है। तो आलोचना जितनी आपके समझ में आए उतनी आप लिख सकते हैं, पूरी लिखनी जरूरी नहीं होती मूल्यांकन के समय पे। निष्कर्ष, लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। निर्भरता सिद्धांत वैश्विक आर्थिक असमानताओं को स्पष्ट करने में सहायक रहा है और इसने विकासशील देशों को आत्मनिर्भरता की ओर सोचने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि इसकी आलोचना यह कहकर की जाती है कि सभी देशों के लिए उपयुक्त नहीं है और आर्थिक विकास के लिए एक अधिक लचीली नीति की आवश्यकता होती है। इसलिए विकासशील देशों को निर्भरता से मुक्त होने के लिए रणनीतिक औद्योगिकरण, तकनीकी उन्नति और व्यापार नीतियों को सशक्त बनाना होगा। तो इस तरह से हम इस उत्तर को भी पूर्ण रूप से लिख सकते हैं। इसमें ज़्यादा शब्द जरूर लिखे गए हैं लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए है। एग्जाम में आपको लगभग 250 वर्ड्स में लिखना होगा, यानी 4 पेज आपको लिखने होते हैं। 4 पेज मतलब 1 2 3 4, 2 पन्ने उसके एक एक तरफ। तो राइटिंग प्रैक्टिस करिए। एक इस पे आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अगला जो सवाल है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत के केंद्रीय तत्वों की व्याख्या कीजिए। विश्व व्यवस्था सिद्धांत हम जानते हैं किसने दिया था, इमैनुअल वॉलस्टीन ने दिया था। तो उसके केंद्रीय तत्व क्या क्या हैं उसकी व्याख्या करनी है, इसको भी आप लिखने की ट्राई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।